व्यापारिक बैंक किसी भी देश में वित्तीय संस्थानों का एक अग्रणी संस्थान होता है व्यापारिक बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक, जो उस देश में जनता के साथ डायरेक्टली रिलेशन बनाते हुए मुद्रा पूर्ति को जो है संभव बनाने का कार्य करती है। वो जनता के लिए कार्य करती है, जनता के साथ मिलकर कार्य करती है, जनता के बचतों को जमा करती है अपने पास, और जनता की आवश्यकता पर उन्हें ऋण भी प्रोवाइड करती है, और जब भी वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो व्यापारिक बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था का एक ऐसे तंत्र होता है, एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है जो उस पूरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को संभव बनाता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक डायरेक्टली जनता के साथ किस तरह का रिलेशन नहीं बनाती है। केंद्रीय बैंक और जनता के बीच की जो कड़ी है वो व्यापारिक बैंक है, और व्यापारिक बैंक ही है जो लोगों की आवश्यकता के अनुसार, लोगों की जरूरत के अनुसार उनके साथ तालमेल करते हुए उनके लिए वित्त प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंस करती है, उनको मुद्रा प्रोवाइड करती है, एवं उनकी बचतों को जमा करके सरकार तक, अर्थव्यवस्था तक पहुंचाती है। तो एक इंटरलिंकिंग का काम व्यापारिक बैंक करती है। तो अगर हम व्यापारिक बैंक के अर्थ के बारे में समझे कि व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, व्यापारिक बैंक, देखिए भैया, व्यापारिक बैंक को व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, व्यावसायिक बैंक, और या फिर इसको वाणिज्यिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वाणिज्यिक बैंक, और इंग्लिश में बेसिकली बोलते हैं इसको कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये तो ये बैंकों के अलग अलग नाम है, लेकिन एक ऐसी है। अब बात करते हैं इसका अर्थ ये है क्या। बेसिकली हमारे कोर्स में इसका अर्थ है, इसके कार्य है, सृजन की, ये तीनों चीजें। लेकिन अर्थ अगर समझे, व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो जनता से बचतों को स्वीकार करती है, मांगने पर वापस करती है, तथा जनता की आवश्यकता पर उन्हें ऋण भी देती है। और इन सब कार्यों के लिए वो क्या करती है? लाभ अर्जित करती है। इसका मतलब होता है व्यापारिक बैंक एक लाभ अर्जित संस्था है, जिसका काम होता है लाभ के उद्देश्य से जनता के साथ विनिमय करना, जनता के साथ वित्त का लेन देन करना। इस संस्था को हम व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं, हमारे आसपास जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो यानी गवर्नमेंट बैंक हो, या फिर चाहे वो निजी बैंक हो यानी कि प्राइवेट बैंक हो, तो जितने भी बैंक हमारे आसपास दिखते हैं वो सारे व्यापारिक बैंक ही है। जिसमें अगर सरकारी बैंकों की बात करते हैं, जैसे सबसे बड़ा बैंक है SBI, फिर हमारे पास हो गया PNB पंजाब नेशनल बैंक, फिर हो गया हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब हमारे गवर्नमेंट बैंक है। वहीं पर अगर निजी बैंक की बात करते हैं तो इसमें ICICI बैंक हो गया, इसमें एक्सिस बैंक है, इसमें HDFC बैंक है, इसमें बंधन बैंक है। ये सारे प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य एक ही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो जो है गवर्नमेंट हो, जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करना, उन जमाओं को उनकी मांगने पर वापस करना, उनकी आवश्यकता के टाइम उनको ऋण देना, और इन सब का उद्देश्य लाभ अर्जित करना। ठीक है, अब बात ये, इन सब कार्यों के लिए जब जनता से जुड़ा जाता है, जनता के लिए किया जाता है, व्यापारिक बैंकों को विभिन्न प्रकार के कार्य को पूरा करना पड़ता है। तो जब हम व्यापारिक बैंकों की कार्यों की बात करते हैं तो व्यापारिक बैंकों की कार्य को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे जो पहला कैटेगरी है, व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य, प्राथमिक या फिर मुख्य कार्य। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दूसरा कार्य है द्वितीयक कार्य,
यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। और तीसरा है सामाजिक कार्य, समाज के लिए किया गया सामाजिक कार्य, सोशल वर्क। ठीक है, सोशल फंक्शन। जब हम व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं तो व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन ही प्राथमिक कार्य है। नंबर 1, क्या करना, लोगों से उनकी जमाओं को स्वीकार करना। नंबर 2, लोगों को ऋण देना। एंड नंबर 3, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करना, साख सृजन करना। ये तीन प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, अगर हम इन तीन प्रमुख कार्यों को थोड़ा डिटेल से समझे, जमा स्वीकार करना, लोग अपनी आय का एक भाग बचाकर रखना चाहते हैं, तो ऐसे में लोग अपनी आय को अलग अलग तरीके से बैंकों में जमा करते हैं। तो बैंकों में जब पैसा जमा होता है तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए भी कई प्रकार के खाते दिए जाते हैं, जिसमें एक है बचत खाता। ठीक है, और इसमें जो बचा पैसा होता है उसको बोलते हैं बचत पैसा, बचत जमा। एक है चालू खाता। ठीक है, एक है सावधि खाता और एक है आवर्ती जमा खाता। यानी कमर्शियल बैंक पब्लिक को 4 प्रकार के खातों में पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। कैसे, लोगों जो सैलरी बेस होता है, जो छोटी छोटी बचतें होती हैं, वो कहते हैं सेविंग को बचा के रखे, तो सेविंग अकाउंट की सुविधा दी जाती है ताकि बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि उनको ज्यादा इंक्रीज किया जाए। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक क्या करती है, उनकी कहती है आप हमारे अकाउंट में आके पैसा जमा करो, अकाउंट खोलो, उसमें पैसा जमा करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। यानी कि बचत खाते के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट होती है। आप एक रहता है लिमिट से ज्यादा बार पैसे जमा नहीं कर सकते, तय लिमिट से ज्यादा बार पैसा नहीं निकाल सकते। चालू खाता उन लोगों के लिए होता है जो नॉर्मली हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट, इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट, नॉर्मली सेविंग अकाउंट ज्यादा, करंट अकाउंट उन लोगों के लिए जो बिजनेस पर्पस के लिए खोलते हैं, जिसमें कई बार अनलिमिटेड टाइप पैसा निकालो चाहे जमा करो, अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन करो, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज देना नहीं होता है। लेकिन अगर इस खाते में आपके करोड़ों रुपए भी है तो इसको रिटर्न में आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, आपको उसके ऊपर एक एनुअल चार्ज जमा देना होता है चालू खाते को मेंटेन करने के लिए। साथ ही कुछ लोग अपने पैसों को फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते, वो चाहते चाहे जैसे भी उस पैसे को ना निकाला जाए, तो एक फिक्स रकम को एक फिक्स समय के लिए एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जमा करके रखा जाता है, जिसको बोलते हैं सावधि जमा खाता। और कई बार ऐसा होता है कि सावधि खाता के रूप में एक बार में तो पैसा जमा नहीं करते, कई बार पैसा जमा करते हैं, और यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, टाइम भी फिक्स होता है, तब तक पैसा नहीं निकाल सकते, उसको आवर्ती जमा खाता कहते हैं। दूसरा फंक्शन है पब्लिक को उनकी आवश्यकता से ऋण देना। ऋण भी कई प्रकार से दिया जाता है, जिसे लोगों को नकद ऋण दिया जाएगा, जैसे बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कई तरह की ऋण दिया जाता है। इसके अलावा अपने खाते से अधिविकास की सुविधा दी जाती है, मतलब जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा विनिमय पत्र शोधन की सुविधा दी जाती है कि आप वहां पर बिल जमा करो, बदले में कैंसिलेशन, कई तरह की अलग अलग टाइप के लोन दे। और लास्ट का है साख सृजन, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पर कमर्शियल बैंक जनता से उनकी जमाओं को लेते हुए ऋण प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो प्राथमिक जमा होता है उसको जो है साख जमाओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को, हालांकि इसके बारे में मैं विस्तार से भी बताऊंगा, ये हमारे टॉपिक में हमारे कोर्स में है, और इसके बारे में डिटेल से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। आखिर ये प्रक्रिया है क्या, किस प्रकार से व्यापारिक बैंक इतना सारा पैसा क्लियर करती है। अब देखिए इतना सारा लोन जाता है, इतना पैसा आता कहां से, क्या आरबीआई छाप के देती है, लोग जमा करते हैं, तो इतना पैसा आता कहां से। तो इसकी भी एक तरीका होता है कि पैसे से पैसा क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं साख सृजन की प्रक्रिया, जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। हमारा दूसरा फंक्शन है द्वितीयक कार्य। अगर हम द्वितीयक कार्य की बात करते हैं, मतलब वो कार्य जो व्यापारिक बैंक प्राथमिक कार्यों के साथ साथ पूरा करती है।
तो अगर द्वितीय कार्य की बात करते हैं, द्वितीय कार्य को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, दो कैटेगरी मतलब होता है, एक होता है एजेंसी कार्य। एजेंसी कार्य मतलब एज ए एजेंट कार्य, एज अ एजेंट फंक्शन। ये वो कार्य होता है जहां व्यापारिक बैंक अपने कस्टमर के लिए एज ए एजेंट काम करती हैं और उस एजेंसी कार्य करते हुए बदले में कमीशन भी चार्ज करती है। मतलब इस कार्य के बदले में उनको पेमेंट करना पड़ता है, कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है। और ये सारे कस्टमर के लिए नहीं होता है, जो इस सर्विस का फायदा उठाना चाहता है केवल उसी के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नकद हस्तांतरण। अगर आपको कोई फंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना पड़ता है, बहुत बड़ी रकम, तो वो सुविधा। ठीक है, इसके अलावा ट्रस्टी का कार्य, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, उसकी देखभाल खुद नहीं कर पाते तो वो बैंक के हवाले कर देते हैं, बैंक वाले उसका एज ए ट्रस्टी उसको देखभाल करते हैं और उसके बदले में ऋण चार्ज करते हैं। इसके अलावा बिलों का भुगतान करना, व्यापारिक बैंक कस्टमर के आदेश पर उनके अलग अलग प्रकार के बिलों को यानी कि पेमेंट को पे करती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फीस व बिल का एकत्रीकरण। अगर भुगतान करने का काम होता है तो कलेक्शन का ही काम होता है। बहुत सारे स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों का फीस जो है बैंकों में जमा होता है। ठीक है, ये सारे कार्य एजेंसी के रूप में होता है। और इसके अलावा व्यापारिक बैंक कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो सबके लिए सामान्य रूप से होता है, सब लोग उसकी सर्विस का फायदा उठाते हैं, जिसको बोला जाता है व्यापारिक बैंकों के सामान्य कार्य, जो सभी के लिए होता है, पूरी जनता के लिए होता है। सामान्य कार्य, अगर सामान्य कार्यों की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला कार्य होता है एटीएम की सुविधा, जो सबको दिया जाता है। इसमें आता है डेबिट कार्ड की फैसिलिटी। इवन आज के डेट में क्रेडिट कार्ड भी नॉर्मली सबको दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। ठीक है, इसके अलावा इसमें पर्यटन चेक दिया जाता है, हालांकि अब तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आने से पर्यटन चेक जो है कम होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी प्रदान की जाती है, लोग अपने कीमती सामान लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है आंकड़ों का एकत्रीकरण। आंकड़ों का क्या होता है? एकत्रीकरण। व्यापारिक बैंक, ठीक है, जनता के किए गए सही प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने का काम करती है। तो ये रहा प्राथमिक कार्य, वो रहे द्वितीय कार्य, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब एक कार्य और बचा जिसको बोलते हैं व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्य। व्यापारिक बैंक हमेशा लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता। तो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली जो समाज की, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए होता है। वो कौन कौन से कार्य होते हैं उनकी बात करते हैं जल्दी से, आई थिंक हो गया होगा। चलिए ठीक है, लास्ट फंक्शन की तरफ हम आते हैं, जिसको बोलते हैं व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्य। व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्य, जब सामाजिक कार्य मतलब समाज के हित में। सबसे पहला कार्य होता है पूंजी प्रवाह को बढ़ाना। ठीक है, नंबर 2 है रोजगार का सृजन करना। ठीक है, उद्यमों को ऋण की सुविधा प्रदान करना। समाज में युवा कौशल योजना लागू करना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जो सामाजिक समाज, जैसे पूंजी प्रवाह को जितना ज्यादा ऋण दिया जाएगा, ऋण सस्ते दर पे दिया जाएगा, उतनी ज्यादा पूंजी का प्रवाह बढ़ता है। व्यापारिक बैंक जितने ज्यादा खुलते चले जाते हैं उतने अधिक रोजगार का सृजन होता है। उद्यमों की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्यमों को जो है विशेष ऋण प्रदान किया जाता है। समाज के जो युवाओं को उनकी कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाता है। और सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापारिक बैंक विशेष कार्य करती है। तो ये सब व्यापारिक बैंकों के कार्य हो गए। इसके बाद जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन करना।
व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण या फिर साख सृजन करना। इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो उसको बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। नॉर्मली अगर हम साख सृजन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नकद जमा को साख जमा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। जो नकद जमा है अगर साख जमा में परिवर्तित करते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को जो है हम जो साख निर्माण कहते हैं। इसका मतलब होता है साख निर्माण करने के लिए हमें जमाओं को समझना पड़ेगा कितनी तरह की डिपॉजिट होता है। अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं, एक बैंक में दो प्रकार की जमाएं होती है। कितनी प्रकार की जमाएं होती है? दो। एक को बोलते हैं प्राथमिक जमा। प्राथमिक जमा, इसको बोलते हैं प्रारंभिक या फिर आरंभिक जमा। इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। और दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक जमा। द्वितीयक बोलते हैं या फिर व्युत्पन्न बोलते हैं या फिर इसको साख जमा के रूप में भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट, ठीक है। तो यहां पर समझिए प्राथमिक जमा किसे कहते हैं? प्राथमिक जमा वो जमा होता है जब बैंक में कोई ग्राहक नगद रूप में अपने बैंक खाते में क्या करता है? धन जमा करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो जब ए आया बैंक में और अपने अकाउंट में 1,000 रुपए जमा करके चला गया। 1,000 की क्या जमा करके चला गया? नोट जमा करके गया, तो उसको प्राथमिक जमा कहेंगे। डायरेक्टली बैंक में अपने अकाउंट में जमा किया है। लेकिन द्वितीयक जमा क्या है? द्वितीयक जमा का मतलब होता है वह जमा जहां पर व्यापारिक बैंक मतलब कोई बैंक अपने ऋण धारक के खाते में क्या करती है? ऋण की राशि क्या करे? हस्तांतरित करे। हस्तांतरित करे, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जमा। अब ये ऋण कैसे होता है? जैसे मैं अपने खाते में 1,000 रुपए जमा करके आया और बैंक में 1,000 रुपए पड़ा हुआ है, बैंक वाले उसमें से कुछ हिस्सा काटने के बाद उसका एक हिस्सा किसमें? ऋण के रूप में बांट देती है। तो इसी 1,000 के एवज में बैंक ने अपने किसी एक स्पेशल कस्टमर को क्या दिया है? लोन दिया है। तो 1,000 रुपए के एवज में लोन देना यानी कि प्राथमिक जमा को द्वितीयक जमा में कन्वर्ट करने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साख सृजन। अब क्या साख सृजन कैसे होता है? इसके लिए समझना पड़ेगा। जब साख सृजन प्रक्रिया को समझते हैं तो यहां पर कुछ इक्वेशन काम करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से यह प्रक्रिया कार्य करती है। इसके कार्य करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं साख गुणक या फिर मुद्रा गुणक। नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर, और उसको शो किया जाता है कैपिटल के। साख गुणक बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक जमाओं को कितनी द्वितीयक जमाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर के का फॉर्मूला के इक्वल टू 1/r या फिर 1/LRR। LR का मतलब होता है सांविधिक नगद अनुपात, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दो चीजें आती है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR SLR क्या है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। मतलब ये समझ के देखो कि हर एक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक यानी कि RBI के पास जमा करके रखना पड़ता है। मान लो व्यापारिक बैंक का 1,000 रुपए आया, 1,000 रुपए का 20% LRR है,
तो ऐसे में 20% अगर LRR है तो केवल 800 रुपए का ही लोन बांटा जा सकता है। तो ऐसे में 800 रुपए का लोन बटेगा तो एक्चुअली में अर्थव्यवस्था में कितना पैसा क्रिएट होगा, ये पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, के इक्वल टू। इसको मैं यूज करके बताऊं, कुछ इस तरह से होता है। देखिए, जैसे एक अर्थव्यवस्था का LLR कितना है, 20%, यानी कि ये तय करने का काम इसका है RBI का। RBI ने कहा हर एक व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 20% जो है नकद रूप में जमा करके रखना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर 20% है और प्राथमिक जमा जो है अर्थव्यवस्था में कितना प्राथमिक जमा है, 1000 रुपए है, तो ऐसे में व्यापारिक बैंक कितना तक लोन बांट सकती है, तो इसके लिए हमें जमा करना पड़ता है अंतिम साख जमा या फिर कुल साख जमा। कैसे कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाई प्राथमिक जमा। तो यहां पर K कितना होगा वो पता करो। K का फॉर्मूला बताया था मैंने, K इक्वल टू 1/LRR, और यहाँ पर 1/LRR कितना है, 20%। 20% आएंगे तो ये हो गया 100/20, यानी कि 5, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में 5 गुना पैसा क्रिएट हो सकता है। तो K अगर 5 है, प्राथमिक जमा यहाँ पर 1000 है, तो एक अर्थव्यवस्था में कितना रुपए जमा हो जाएगा, 5000, यानी कि 1000 से 5000 रुपए क्रिएट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये बनता है क्या ये एक दिन में होता है, तो बात यह है, आंसर है नहीं। पैसा एक अर्थव्यवस्था में जितनी बार रोटेट होता है, जितनी बार घूमता है, उतना ज्यादा क्रिएट होता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण करने की कार्य प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं साख सृजन प्रक्रिया या फिर कार्य प्रणाली। इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना के बताता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर मान लेते हैं बैंक है। बैंक मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में एक बैंक कार्य नहीं करती, बहुत सारे बैंक आपस में मिलते हुए कार्य करती हैं। तो यहां पर हो गया आपका नकद जमा, ठीक है, यहां हो गया आपका CRR, और यहां हो जाएगा आपका साख जमा। एग्जाम्पल यही लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति आया और ए बैंक में 1000 रुपए जमा करके चला गया, उसके खाते में 1000 रुपए जमा हो गया, वो घर चला गया। बैंक ने क्या किया, CRR कितना है, 20%। बैंक वालों ने 20% अपने पास जमा रखा, कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास, कुछ अपने पास, और 800 का उन्होंने क्या बांट दिया, लोन बांट दिया। भाई जो बंदा लोन लेगा वो किस लिए लेगा, खर्च करने के लिए नॉर्मल नहीं, वो लोन लेता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। किसी को घर बनाना है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किसी को बाहर पढ़ने जाना, अपने स्पेसिफिक रीजन के लिए। तो जिस रीजन के लिए आती है उस रीजन, मतलब मान लो एक व्यक्ति घर बना रहे, ठेकेदार के खाते में 800 रुपए जमा कर दिए, ये 800 रुपए दोबारा घूम के दूसरे बैंक में जमा हो जाती है। जिस बैंक में जमा हुआ उस बैंक ने तुरंत उसका 20% जमा कर दिया, और उसका जो बचा हिस्सा 0.4 640 रुपए का लोन बांट दिया। जो लोन बटा है वो दोबारा से एक और बैंक में आया 640, इसने फिर से इसका 20% काटा और लोन बांट दी। 20% के 0 से चक 24, 6 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 1, इधर हो गया 5, 512 रुपए का लोन चला गया। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक ये अमाउंट कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब ये 0 हो जाता है तब इसको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जब टोटल करते हैं तो नगद जमा कन्वर्ट हो जाती है 5000 में, ये जमा कन्वर्ट हो जाता है 1000 रुपए में, और लोन चला जाता है 4000 में। इसका मतलब एक अर्थव्यवस्था में कुल कितना जमा क्रिएट हो गया, देखो 5000 रुपए। तो ये प्रक्रिया है, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, कई बार, बीसियों बार ये घूमता रहता है एक बैंक से दूसरी बैंक, तब जाके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 1000 रुपए ही घूम रहा है। तो एक जैसे 10 रुपए मेरे पास आया, कल किसी और के पास आया, किसी और, तो ये मूल्य जनरेट करते रहती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में देखते हैं। देखिए 1000 रुपए जमा, तो 1000 रुपए से 4000 रुपए का लोन चला गया, 1000 रुपए का आरक्षित जमा हो गया बैंकों के पास, और 5000 रुपए का नगद जमा क्रिएट हो गया। टोटल देखेंगे सब मिला के एक्चुअली में 10,000 रुपए क्रिएट हुआ है, 5000 नहीं, लेकिन 5000 का जमा क्रिएट हुआ है जो बैंकों में जमा हुआ है। ये लोन में है और ये
कहां पर है, सीआरआर के रूप में जमा हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में कुछ पैसे को बहुत ज्यादा कई गुने में कन्वर्ट करती है। डिपेंड करता है एलआरआर कितना होगा, आरबीआई कितना जो है आरक्षित जमा करना चाहती है। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगा, कुछ भी आपसे लगता है कि मिस हो रहा है, मैंने नहीं बताया, तो जरूर बताएं। मैंने कोशिश की एग्जाम में आने वाले हर एक पॉइंट को आपको बताया जाए। ठीक है, तब तक भी कोई प्रॉब्लम है देन आस्क। अच्छा लगता है तो लाइक करके जल्दी शेयर कर दो। तब तक थैंक यू एंड बाय।